देयर आर मैनी जीन्स। जी हाँ, हमने बनाना के अंदर पता किया कि 14 जीन्स हैं ACS के जो ठीक हो बनाना गया, के अंदर है। सही, मेरी बात की समझ आ गई? उसमें से बिल्कुल आ रही समझ। ये भी पता चला कि इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स है। ओके, उनमें से कुछ जीन है जो सिर्फ राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, एथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये लगी समझ? आ गई समझ सर, अब आ रही है। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो सिर्फ रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। रूट के अंदर थाइलिन जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसका जीन और है, जो शूट के अंदर थाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है उसका जीन और है, जो लीफ के अंदर। जी जी, अच्छा, अब हमने क्यों काम किया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई आई गेट दिस genome wide analysis of ethylene biosynthesis gene in banana. Our purpose is to, अच्छा अब मैं एक और, अब आप यहां पर पॉज करें अपने आप को। अब मैं एक और नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूं। जो इथाइलिन है ना, ये पौधे के अंदर क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि ये स्ट्रेस के दौरान पौधे के अंदर प्रोड्यूस होती है, पता है ना आपको? जी हाँ सर, आपने बताया। अच्छा, लेकिन इथाइलिन स्ट्रेस के क्या करती है? ग्रोथ रिटार्ड कर देती है। ग्रोथ रोक देती है? जिस तरह ABA नहीं, ABA एब्सिसिक एसिड जी जी, और इथाइलिन, ये दोनों ग्रोथ रिटार्डेंट कहा जाता है इनको। ये दोनों प्लांट हार्मोन है जो खुद प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाथ है तो ये प्लांट हार्मोन, लेकिन ये ग्रोथ रिटार्ड क्यों करते हैं? वो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली ग्रोथ रिटार्ड नहीं, इनका मकसद ग्रोथ रिटार्ड करना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्लांट को अंडर स्ट्रेस कंडीशन बचाना। बच्चे हेलो? जी सर, जी जी सर, आपका दरमियान में आवाज़ मिस हो गई थी, मैंने कहा था वहाँ से हम थोड़ा सा मिस कर गए थे, हम ग्रोथ रिटार्डेड से आगे हम चले गए, मिस कर गए थे भाई। अच्छा, मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इथाइलिन इज द ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है? ये प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड भी करता है, लेकिन एक्चुअली ये प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड इसलिए करता है कि प्लांट की डेथ से बचाया जाए। ओके, अच्छा, इथाइलिन की एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर घर में UPS लगा हो, सही, घर में 7-8 लाइट चल रही हो, ठीक है, तो 7-8 लाइटें चल रही हो, पंखे चल रहे हो, तो बिजली चली जाए तो आप क्या करेंगे? यूपीएस ऑन कर लेंगे। नहीं, UPS तो ऑन करेंगे, तो क्या 7-8 लाइटें चलती रहेंगी या एक लाइट चलाएंगे और एक पंखा चलाएंगे? सूटेबल है कि हम एक दो लाइट पे, जितना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो कंपलसरी हमारी लाइफ सर्वाइविंग के लिए, तो हम वही यूज करेंगे। मतलब एक लाइट या दो लाइट, इट्स इनफ। एग्जैक्टली, इथाइलिन भी प्लांट के साथ वही करती है कि जब प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आता है ना, तो प्लांट के अंदर वो तमाम ऐसे पाथवे जो उस टाइम सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, उनको उनको स्टॉप कर देती है, ठीक है, ताकि पौधा ज्यादा अरसा जिंदा रह सके। यस सर। सर, इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं साथ में, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं इधर कोई मसला नहीं। ओके, ठीक है, आप भी कर ले, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं बात आपको कह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं कि इथाइलिन को, अच्छा मेरी बात की समझ आ गई? यहां तक कहानी समझ आई आपको? जी बिल्कुल आ गया सर समझ। अच्छा, अब प्लांट के अंदर अंदर अगर स्ट्रेस आए और इथाइलिन प्रोड्यूस ना हो तो पौधा मर जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगी और कंज्यूम हो जाएगा सारा कुछ। सारा कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन राइपनिंग के लिए इथाइलिन चाहिए, जी हाँ, तो इट मींस दैट
अच्छा नहीं, राइपनिंग के लिए हमें इथाइलिन कोई डिजायरेबल नहीं चीज, क्योंकि जितनी जल्दी राइपनिंग होगा फ्रूट उतनी जल्दी उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। मैंगो के अंदर जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत जल्दी इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। वो इथाइलिन क्या करती है कि पौधे की राइपनिंग कर देती है फ्रूट की। जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो उसकी सेनीसेंस जल्दी हो जाती है। मेरी कहानी समझ आ रही है? जी हाँ, समझ आ रही है। अच्छा, हमें चाहिए कि हम मैंगो जो है जब बनाना है उसकी राइपनिंग डिले कराएं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि इथाइलिन जीन राइपनिंग के बाद एसीएस जीन एक्टिव ना हो। ठीक है। लेकिन लीफ के अंदर एक्टिव हो, शूट के अंदर एक्टिव हो, फ्लावर के अंदर, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तब हमें चाहिए इथाइलिन। ठीक है। राइपनिंग के दौरान नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हाँ, शेल्फ लाइफ हमारी जो प्लांट साइंस रिसर्च का मकसद क्या होता है? तीन चीजें होती है हमारी तमाम प्लांट साइंस की रिसर्च का। एक, यील्ड इंक्रीज की जाए, दूसरा क्वालिटी इंक्रीज की जाए, तीसरा उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज की जाए। यही मकसद होता है ना एग्रीकल्चर रिसर्च का। जी हाँ। इस तीनों के अलावा तो कोई चीज नहीं है। अगर हम डिजीजेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि प्लांट की एक यील्ड बढ़े, दूसरा उसकी क्वालिटी, और तीसरा उसकी शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें हम एक पौधे के अंदर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें तो हम एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्रूट दे सकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। जी हाँ सर। अच्छा, अब हम ये जीनोम वाइड एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हम कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर सके कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम ला सके कि जब हम चाहें या जिस जगह इथाइलिन की जरूरत हो वहां तो वो प्रोड्यूस हो, और जिस जगह इथाइलिन की जरूरत नहीं है वहां वो प्रोड्यूस ना हो। ठीक है। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो जीन जो कि सिर्फ लीफ के फ्रूट राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, हम उसको किस तरह सप्रेस करें? सिर्फ हम उसी को क्रिस्पर के थ्रू या आरएनए के थ्रू या जीन साइलेंसिंग के थ्रू उसी को हम कंट्रोल करें। ठीक है, ताकि जब प्लांट ग्रो कर रहा हो तो इथाइलिन प्रोड्यूस हो, लेकिन जब राइपनिंग हो जाए, राइपनिंग के दौरान कम प्रोड्यूस हो ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। अपने मैंगो को यहां से अमेरिका या किसी और जगह एक्सपोर्ट करना है तो इट विल टेक मेनी डेज टू ट्रैवल। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी तो हमारी जो प्रोड्यूस है जब अमेरिका पहुंचेगी तब राइपनिंग की स्टेज में हो। सही। So this is the way we can manipulate the genome so that we can understand how this shelf life is working. ओके। हम आपके अंदर भी यही करना चाह रहे हैं कि हम ऑक्सिलेट बायोसिंथेसिस, जो ऑक्सिलेट है वो प्लांट के अंदर हम प्रोड्यूस देखें। पहले तो ये इसके कितने जीन्स हैं, अच्छा कौन से जीन्स हैं जो रूट के अंदर ऑक्सिलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से लीफ के अंदर, कौन से फ्रूट की पल्प के अंदर, कौन से फ्रूट की ऊपर वाली जो आपकी पेरिकैप है उसके अंदर, ताकि हम सिर्फ वो जीन साइलेंस करें दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलेट इन द पल्प ऑफ द और पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट। क्योंकि ऑक्सिलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प द प्लांट टू सो दैट दे कैन, अभी जो बर्ड्स हैं या हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट को खा ना सके। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? सर ऑक्सिलेट की वर्किंग ये है कि इनको आपकी ऑक्सिलेट की वर्किंग का थोड़ा सा बता रहे थे अभी।
ये तो हमें पहले पत्री इसके लिए नहीं नहीं, ये जब हम फ्रूट या इसका फ्रूट खाते हैं या स्पिनच का लीव्स खाते हैं, हम्म। ये ऑक्सैलिक एसिड होता है एक्चुअली, ये कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, कैल्शियम होती है इसके अंदर और ऑक्सैलिक एसिड, ये दोनों मिलके जब हम खाते हैं तो पथरी काज करते हैं, ये हमारे पत्री का। बहुत ज्यादा तादाद में ऑक्सलेट जमा हो जाते हैं हमारे वो किडनी के अंदर। ठीक है। जो पथरी होती है उसकी मेन काज स्पिनच है। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ऐसी टोमेटो प्रोड्यूस हो, ऐसी स्पिनच प्रोड्यूस हो जिसके अंदर हम उसकी जो है ना ऑक्सलेट कंटेंट को हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है। तो जाहिर है हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे जब हमें ये पता हो कि ये बनती कैसे है। जी। तो मेरी बात की समझ आ गई, उसको जेनेटिक रिडक्शन ऑफ ऑक्सलेट कंटेंट हम करना है। तो हम हमारा मकसद, क्योंकि वी आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर प्लांट ब्रीडर, हमारा काम है कि हम इसको जेनेटिकली रिड्यूस करें। जी। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड हो, हम किसी भी बीमारी का इलाज कब करेंगे जब हमें पता हो कि बीमारी है क्या। जी हाँ बिल्कुल। जब तक बीमारी का पता ही नहीं है तो हम जितनी मर्जी दवाइयां देते हैं पेशेंट को, हमें डायग्नोज ही नहीं हुई कि बीमारी है क्या, तो वी कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट। सही। तो सिमिलरली हमने अब यहां पर यह करना है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि टोमेटो के अंदर ये जीन कहां प्रेजेंट है, कहां कहां एक्सप्रेस होते हैं, क्या क्या हमने करेक्टराइजेशन करनी है पहले के ऑक्सिलेट बायोसिंथेसिस पाथवे इन टोमेटो। ठीक है। फिर हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट को या नेक्स्ट ब्रीडर को या हम खुद ही इसको क्या करें कि हम उस जीन को साइलेंस करें जो पल्प के अंदर इसकी वो जा उसकी पेरिकार्प के अंदर ऑक्सिलेट बायोसिंथेसिस करता है। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट तो उसको क्रिस्पर के थ्रू करेगा ना। यहां क्रिस्पर क्रिस्पर तो के थ्रू, बाकी एक हाँ लिटरेचर का। क्रिस्पर के थ्रू। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कौन से जीन को म्यूटेट करना है, वो जीनोम वाइड एनालिसिस से पता चलेगा। नहीं लगी अभी समझ आपको? आ गई है सर, आप समझ आ गई है बिल्कुल। चलो शुक्र है आपको समझ आ गई। लिटरेचर को एक पहले नहीं पहले काफी नहीं आई थी, लेकिन इतना ज्यादा ब्रीफ लेक्चर के बाद लिटरेचर जो पूरा गो थ्रू हुआ है एक एग्जांपल के थ्रू, तो काफी हद तक समझ आ चुकी है। अब इसमें एक बता दूं कि एक तो नेम चेंज नहीं होता, हम जब सीएलसी वर्कबेंच में वर्क करते हैं ना, वहां पे अननोन एग्जिस्टिंग नहीं होता। अगर आपका प्रोटीन सीक्वेंस आपका पब्लिश हो चुका है ना, तो उसमें सारी प्रोटीन्स नेम के साथ एग्जिस्ट करती होती हैं। इसको मैंने चेकआउट किया था क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे तकरीबन ही मोस्टली जो प्रोफेसर हैं बायो इन्फॉर्मेटिशियन मोस्टली वो सीएलसी वर्कबेंच ही यूज कर रहे हैं। एफिशिएंट वे है ब्लास्ट की बजाय ना। चले क्योंकि ठीक इसमें है आपको ठीक है। फिर इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं एट अ टाइम इकट्ठी एक ही जगह पे। चले ये अच्छी बात है जी। अच्छा, ये बात आपकी ठीक हो गई, आप सीएलसी से ही कर ले। आई हैव नो एनी आपकी है ना कोई भी इसमें नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वाकई आप ग्लाइक्सोलेट लिख के तो देखे, जीएलओ। जीएलओ इसमें इसी में लिख के देखूं? हाँ देखो तो सही क्या है। ओके मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। चले करें। स्क्रीन शेयर होगी मेरी? नहीं अभी नहीं हुई, एक मिनट मैं पहले अलाउ कर दूं आपको। हाँ मेरे को ना अलाउ कर दिया आपने। करें। ओके इसमें मैं आर्बोरियम में करता हूँ। ओहो जस्ट स्पेसिफिकली ओएफपी। ओके जीन का कंप्लीट नेम जी गलाइऑक्सोलेट, जीएलवाई जी जी या एल जीएलओ लिखो अकेला जीएलओ।
there is 46 genes in that arboreum में ना। इसमें हम इनके सीक्वेंस देख लेते हैं। इसमें ना ये बात आपकी ठीक है सारी, इसमें ना हाँ यहाँ पे अब इन 46 में से कितने हैं हमारे GLO 1 2 3 4 ठीक हो गया ये, लेकिन ये है कौन से हैं? हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। हाँ हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज किस मतलब ग्लाइऑक्सोलेट ऑक्सीडेज, इसका नाम है ग्लाइऑक्सोलेट ऑक्सीडेज। अब ACS है ना, अब जब आप ACS लिखोगे ना, ACS एक और जीन को भी ACS कहते हैं, एक तो इसको ACC सिंथेज कहते हैं और दूसरा कुछ इसको ये जो है ना, ये देखो ना ये ठीक है मिथियोनिन ट्रांसफरेज कितने हैं इसमें? 460। इतने ज्यादा तो है ही नहीं है, क्योंकि 10 12 13 से ज्यादा नहीं होते जी जीन। जब हम ब्लास्ट करेंगे ना तो फिर सिर्फ वो उतने की शो होंगे जितने हमारे हैं। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ACC, अब एक ना एक एकोटिनेज है, एक एंजाइम एकोटिनेज, उसको भी ACC कह देते हैं, ACS कह देते हैं। सही, ओके। चले जैसे आपको इजी लगे, मेरे लिहाज से ठीक है आपका भी, क्योंकि हम ना पहले फाइटोसोम में ना कीवर्ड सर्च करते थे जी जी, तो उसे जब हम ब्लास्ट करते थे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हमारे। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, तो मैं सिर्फ एक जो मैंने अभी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ मैंने CLC वर्कबेंच जब भी यूज करना स्टार्ट किया, फॉलो आपके इंस्ट्रक्शंस को ही मैंने कर होना है, क्योंकि ये जीनोम वाइड एनालिसिस के लिए बेहतर है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक एक पाथवे पे कर रहे हैं तो फिर हमें वो ब्लास्ट वाला सीन ही बेहतर लगेगा। जीनोम वाइड में तो हमने हर जीन को देखना होता है। अब ये देखना, ये आपको शेयर हो रही स्क्रीन, जी हाँ, इसमें कीवर्ड भी है, ये देखो ना। अब यहां कीवर्ड करके जब हम जीरो, ठीक है, ये है सॉलिनम ट्यूब्रोसम, या GLO लिखे तब भी पता नहीं, हमारे तो इधर से ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम इसको ब्लास्ट, सॉरी GLO लिखे ना इधर, अब ये आए हैं 145, इतने है ही नहीं है। जब हम ब्लास्ट करते हैं ना तो सिर्फ बहुत कम जीन आते हैं और वही होते हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं। हमने तब सीक्वेंस उठा के पुट किया था ना, इसलिए हमारे रेलिवेंट आए थे 8। हम ओवरऑल सर्च कर रहे हैं तो ओवरऑल तो हर जगह से आ रहे होंगे ना ये लोग। हाँ जी, वो तो हर जगह से आ रहे हैं, तो इसलिए ना जो ब्लास्ट वाला मेथड है ना वो ज्यादा अच्छा है। अगर इसके अंदर ब्लास्ट है ना तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके ठीक है, मैं ब्लास्ट को यूज कर लूंगा, लेकिन इसमें हम अब लेके चल रहे हैं, हमने करना था टोमेटो के ऊपर है, तो हम इसमें इसका एक स्पेसिफिक जीन जो स्पिनच में इसका सीक्वेंस आया हुआ है ऑक्सलेट का, हम उसके सीक्वेंस का ब्लास्ट इस वेबसाइट में करेंगे हम आगे। डेटाबेस में एग्जैक्टली उसी का करेंगे। तो हमारे पास वो सिर्फ वो जैसे पहले 8 आए थे, वो सिर्फ वही 8 ही आएंगे सिर्फ हमारे पास सीक्वेंस इनके। एग्जैक्टली और उनमें से भी 2 जो थे वो बेस्ट फिट नहीं, मतलब बेस्ट हिटिंग नहीं थे, वो हम उनमें कम सीक्वेंस था, तो सिमिलैरिटी जो मोस्टली वो दे रहे थे वो 6 दे रहे थे वहां पे। हाँ जी,
हम ना ये देखे ना, अब इसमें से हमारा है कुछ, ये देखो ना, ये वो मेरे सामने पड़े हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं दोबारा से ब्लास्ट करता हूँ, ये मैं दोबारा से करता हूँ। पहले तो ये डिलीट कर दूं, पहला वाला जो मैंने किया था। अब मैं दोबारा से ये देखें, अब ये जो है हमारे पास ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो है, ये स्पिनर। नॉर्मली ना हम क्या करते हैं कि ये देखो, ये भी इसका ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है। नॉर्मली तो हम डोमेन सर्च करते हैं, क्योंकि जीन फैमिली जो होती है, जीन फैमिली वो एक स्पेसिफिक डोमेन की बेस के ऊपर उसका नाम रखा जाता है। ठीक है। फर्ज किया मैं ये कमरे में बैठा हूं, यहां पर एक फर्नीचर है। अच्छा, अगर फर्नीचर के हमारा एक फर्ज का ब्लू कलर का एक टेबल है जो राउंड टेबल है। अब आपको पता ना एक प्रोटीन की कितनी डोमेन्स होती है? 4 से 5 होती है कम से कम उसके अंदर। जी हाँ, एक प्रोटीन में डोमेन का तो पता है ना क्या होता है? जी हाँ, फंक्शनल पार्ट। हाँ, फर्ज किया अब जीन की फैमिली का नाम कैसे रखते हैं? फर्ज किया हमारे पास एक फर्नीचर है जिसके अंदर चेयर्स भी है, हमारे पास अभी बेड भी है, साथ में भी हमारे पास सोफाज भी है, लेकिन उसका जो टेबल है ना वो राउंड है। ठीक है, तो हम कहेंगे इस फर्नीचर को राउंड टेबल फर्नीचर कह सकते हैं ना इसका नाम। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन राउंड टेबल वही रहे, ठीक है, और फर्नीचर में जो सोफा की बजाय चेयर आ रही है दूसरी, जो नॉर्मल लकड़ी वाली चेयर है, जो प्लास्टिक की चेयर है, लेकिन टेबल वो राउंड वाला ही रहे, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? राउंड टेबल फर्नीचर ही कहेंगे ना उसको। राउंड टेबल ही होगा क्योंकि टेबल तो वही है। टेबल तो वही है। अच्छा, लेकिन अगर हम राउंड टेबल निकाल के वहां पर कोई रेक्टेंगुलर टेबल रख दें तो फिर हम उसको राउंड टेबल फर्नीचर कहेंगे? नो, फिर तो नहीं कहेंगे, डेफिनेटली एक स्पेसिफिक नहीं कहेंगे। अच्छा, इट मींस किसी भी जो जीन फैमिली होती है ना, वो एक स्पेसिफिक डोमेन की वजह से उसको वो जीन फैमिली कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली हम यहां पर वो स्पेसिफिक डोमेन फाइंड करेंगे। ओके। हम देखेंगे कि ये डोमेन जो है वो किस किस जीन के अंदर है। ओके। उसको हम कहेंगे कि वो जीन फैमिली जिस तरह ये हमने इसमें फाइंड आउट की थी, ये पी फैम में जाके एफएमएन डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेसिस, ग्लाइकोलेट के अंदर ये एक डोमेन है जो कि बहुत ज्यादा कंजर्व्ड है। अब ये डोमेन पॉसिबिलिटी है कि किसी के अंदर ये अकेली डोमेन हो, किसी जीन के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस डोमेन के साथ एक और डोमेन भी अटैच हो गई हो। जी सर। किसी के अंदर कोई तीसरी डोमेन ऐड हो गई हो। जी। लेकिन ये डोमेन अपना फुल्ली फंक्शनल है, ये डोमेन अपनी फुल्ली फंक्शनल है, इसके साथ कोई और 1 2 3 4 डोमेन ऐड हो जाए, किसी जीन के अंदर 2 डोमेन इसके साथ अटैच हो गई, किसी के अंदर 3 डोमेन इसके साथ अटैच हो गई, इस तरह न्यू जीन्स इवॉल्व होते हैं। ओके। जो नए जीन्स पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं कि ये जीन है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, फिर उसके जब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई तो ये जीन डुप्लीकेट होकर क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 6 पे चला गया। सही। और वहां पर इसके साथ एक और डोमेन भी एवोल्यूशनरी, उसके अंदर एक और डोमेन ऐड हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये उसी जीन का डुप्लीकेट है। हेलो? जी हाँ सर। समझ आ गई? जी सर, ये आगे इसकी डुप्लीकेशन की जो समझ आ गई जीन डुप्लीकेशन है। अच्छा, अब इस तरह नए से नए जीन्स इवॉल्व हो रहे हैं।
ओके। तो एक्चुअली हमने यही मालूम करना है कि एक जीन उसके डुप्लीकेट होने के बाद टोटल कितने जीन्स इवॉल्व हुए हैं, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। फिर हम ये भी मालूम करेंगे कि ये जीन इवॉल्व जो इसका डुप्लीकेट होने में टाइम कितना हो गया है इसको, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो हमें बता देता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे GLO1 जीन है और क्रोमोसोम नंबर 3 पे GLO2 जीन है, ये दोनों आपस में GLO3 जो है GLO1 का डुप्लीकेट है, और इसको डुप्लीकेट हुए कितना अरसा हो गया है, कितने मिलियन ईयर हुआ था ये डुप्लीकेट, ये भी मालूम करेंगे इसके अंदर। फिर हम मालूम करेंगे, अच्छा ये जीन नंबर 3 और 1 है, उनके जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन का पता है ना आपको जी, प्रमोटर। अब हमने ये चेक करना है कि उसका प्रमोटर रीजन और इसका प्रमोटर रीजन के अंदर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वो जो प्रमोटर रीजन ऐसे जीन के साथ अटैच हो गया, उसका प्रमोटर रीजन जो कि सिर्फ रूट के अंदर एक्सप्रेस होता है। सर ये आपकी स्क्रीन हैंग है या आपने यहीं पे स्टॉप किया हुआ है इसे? मैंने स्टॉप किया हुआ है, मैं सिर्फ आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स भी मालूम करनी है, वो एक और सॉफ्टवेयर है, वो एक और डेटाबेस है, उससे हमें ये पता चल जाएगा। पहले तो हम जीन डाउनलोड करेंगे, फिर उसकी सिस रेगुलेटरी, मैं अभी एक और बात बताता हूं आपको, अभी एक और कहानी समझाने की कोशिश करता हूं, तब आपको समझ आएगी। एक मिनट। अच्छा जीन के कितने पार्ट होते हैं ये पता है आपको? जीन के सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस, हाँ नहीं, वो तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, जीन के पार्ट कितने होते हैं यार? बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। सर गेट नहीं किया पूरे क्वेश्चन को मैंने। 3 पार्ट होते हैं जीन के, प्रमोटर, ओपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर। ओके। ऐसे ही होता है, पढ़ा हुआ है ये। जी हाँ। बी देयर आर 3 पार्ट ऑफ द जीन, ठीक है। प्रमोटर, ओपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर, फ्रेम। ठीक है। अब ओपरेटिंग फ्रेम एक ऐसी जगह है जीन के अंदर जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है। प्रमोटर एक ऐसा जीन का सीक्वेंस है, जीन का पार्ट है जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती है, वो आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आगे बाइंड करके दे हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ। ठीक है। अच्छा लेकिन प्रमोटर कब एक्टिवेट होता है? जब एक स्पेसिफिक स्टिमुलस इसको एक्टिवेट करता है। जी हाँ। अच्छा वो स्टिमुलस कब आता है? कि जब उसको कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलता है बाहर से। जी। वो जो स्टिमुलस है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्चुअली प्रमोटर के ऊपर जाकर बाइंड करता है, अब जो कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। सही है? जी हाँ सर। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? सर ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन में तो हमारा की जो है जीन है आरएनए में कन्वर्ट होता है। नहीं, वो तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प कौन करता है? ये कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन किसके जरूरत है इसके? तो इसके लिए ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करते हैं। अच्छा अब ये देखो ना, ओपनिंग फ्रेम है ना, अब ये देखिए ये एक सीक्वेंस है, ये वाली, ये आपके सामने सीक्वेंस है। अब इस अगर आपके पास ये सीक्वेंस, तो आप इसमें से बता सकते हैं कि कहां पर ओपनिंग फ्रेम है, कहां पर टर्मिनेटर है, कहां पर प्रमोटर है? यस सर। रेड मार्क जो है हमारा वो ओपरेटिंग इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें प्रमोटर में आ जाएगा, और जो ग्रीन है
टीए हमारा जो होगा टर्मिनेटर में आ जाता है क्योंकि वो स्टॉप डाउन है, और इसमें एटीजी सारा ओपन रीडिंग फ्रेम है, एटीजी, कोऑर्डिनेट पार्ट। एटीजी स्टार्ट को डाउन है, स्टार्ट डाउन हो गया ना एटीजी एटीजी। एटीजी से लेकर टीएए तक ये ऑपरेटिंग फ्रेम है, हाँ ठीक है। और टीएए के बाद जो भी सीक्वेंस होगी वो टर्मिनेटर होगा आ जाएगा। और एटीजी से पीछे जो भी सीक्वेंस है वो प्रमोटर। प्रमोटर में टाटा बॉक्स भी आ सकते हैं, कैट बॉक्स, ये सारी चीजें उसमें। ये कैट बॉक्स है, ये टाटा बॉक्स है, ये जी बॉक्स आ गया। इसके ये सारे ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इसके साथ बाइंड करती है। जी बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, कैट बाइंडिंग प्रोटीन, वो सिर्फ कैट सीक्वेंस के ऊपर जाके बाइंड करती है जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना होता है। इसका टाटा बाइंडिंग डोमेन जो होती है किसी प्रोटीन के अंदर, वो टाटा के ऊपर आके बाइंड करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती है जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। ये ट्रिपल ए जी है ना, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइड। ओके। जब तक ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पर आके बाइंड नहीं करता तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है जीन की। सही। अब हर जीन के जो ऑपरेटिंग फ्रेम है ना, उसके प्रमोटर रीजन के अंदर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती है, जिसकी वजह से वो जीन जो है उस फर्ज किया इसके अंदर ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। सही। तो ये जीन सिर्फ रूट के अंदर एक्सप्रेस होगा। ओके। मेरी बात की समझ आई आपको? जी हाँ, आप समझ आ रही है। एक मिनट, मेरे अब्बू की कॉल आ गई, मैं एक मिनट। सिस एलिमेंट्स वो होते हैं, सिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एक ट्रांस, सिस एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। सिस एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्रमोटर रीजन के अंदर होते हैं, जिस तरह ये है। जी जी। अच्छा, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूं कि अगर आप लाहौर में पैदा हुए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप सिस स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप मुल्तान, टोबा टेक सिंह या किसी और शहर में पैदा हुए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको हम कहेंगे ट्रांस स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं सिस एलिमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, जो प्रोमोटर रीजन होता है या प्रोमोटर रीजन के अंदर होते हैं। एक होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं और एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर जाग करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांस। हाँ, मेरी बात की समझ आ गई? जी हाँ सर। अब हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, by binding to the plant specific cis regulatory elements in the promoter region, okay, thereby activating the transcription rate of the target gene। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं? रेगुलेटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। कैसे? ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स के जो कि प्रोमोटर रीजन के अंदर होते हैं उसके ऊपर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। हो गया। अच्छा, अब टोमेटो जीनोम के अंदर कोई 62 ऐसे डिफरेंट जीन फैमिली है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वाली है। आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एक्चुअली जीन होते हैं उसके भी। अच्छा, इसको छोड़ो। अब अब हमने जितने भी ये ऑक्सिलेट जीन्स है ना, उन सब का प्रोमोटर रीजन हम के सीक्वेंस भी डाउनलोड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स हैं या सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। ओके। उससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि ये जीन
किस रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस होगा। जी हाँ, एक कौन से टाइम पे कैसे एक्सप्रेस होगा ये। एग्जैक्टली मेरी बात की समझ आ गई आपको। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल जीन कितने हैं, फिर उन तमाम के प्रोमोटर रीजन को हम क्लासिफाई करेंगे, फिर इसके अंदर कितने इंट्रॉन है, कितने एक्सॉन्स हैं, इसकी डोमेन्स कितनी है, ठीक है, काफी चीजें जो हैं वो क्रोमोसोम लोकेशन कितनी है, फिर ये सेगमेंटेड डुप्लीकेशन है या टैंडम डुप्लीकेट है, ठीक है, फिर इसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे कि कौन से जीन, फिर इसकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर इसका जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस भी करेंगे। जी हाँ, ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम है जिसको यूज करते हुए फिर हमें पता चलेगा कि ये जीन एक्चुअली कहां कहां एक्सप्रेस होता है, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये काम करना है हमने। ठीक है, मैंने गेट कर लिया इस चीज को। ठीक हो गया। अब इसमें हमारा जो है बेसिक टारगेट जो है हमने टोमेटो के ऊपर करना है इसका। एग्जैक्टली हमने टोमेटो के ऊपर करना है। अच्छा, कई ऐसे बंदे हैं जिस तरह हसन आपने काम किया कोई टोमेटो के ऊपर, ठीक है, आपने ड्राउट स्ट्रेस पे काम किया, आपने ड्राउट स्ट्रेस दिया पौधे को, फिर आपने चेक किया कि कुछ नॉर्मल पौधे थे, कुछ थे जिसको स्ट्रेस दिया, आपने चेक किया कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस कर लिया आपने जी। आपने मालूम किया कि जब हम पौधे को स्ट्रेस देते हैं तो रूट के अंदर कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं, शूट के अंदर, लीफ के अंदर, फ्लावर के अंदर, और फिर आपने उसका कंट्रोल भी नॉर्मल हालत में भी चेक कर लिया और अंडर स्ट्रेस कंडीशन भी कर लिया। आपने अपने ड्राउट रिलेटेड जीन जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस हो रहे थे उसका पेपर आपने पब्लिश कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन अभी डाटा है आपके पास, जी हाँ, वो आपने एनसीबीआई में ओरिजिनल डाटा को सबमिट करा दिया। सही। अब हम क्या करेंगे कि वो डाटा डाउनलोड करेंगे, ओके, और जो कंट्रोल वाला होगा या स्ट्रेस वाला, दोनों, फिर हम देखेंगे कि हमारा ये जो ऑक्सिलेट जीन है ये कहां कहां एक्सप्रेस हुए हैं। सही। उससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि ऑक्सिलेट जीन जो है उसका एक्सप्रेशन, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन एनालिसिस कर लेंगे वहां पे उसका। हमें सारा काम बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हमने कोई लेबोरेटरी का काम नहीं करना, विदाउट डूइंग एनी लेबोरेटरी वर्क हम पूरी जीन के को करेक्टराइज कर लेंगे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ टोटली ड्राई लैब वर्किंग ना। एग्जैक्टली डेटाबेसेस, ऑनलाइन टूल्स यहाँ पे काफी ज्यादा, मतलब ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपने इसको वेट लैब करना है तो वेट लैब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये जो जीन है, हम डिफरेंट जीन फैमिलीज हैं, हम प्लांट को के अंदर से एक तो हमारा तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का डाटा आ गया ना, अब उसको वैलिडेट करने के लिए दोबारा से रियल टाइम पीसीआर लगा के उस जीन के थ्रू एक्सप्रेशन करते हैं ना, है आरटीपीसीआर के थ्रू हम अपना चेक करते हैं एक्सप्रेशन वगैरह, चेक कर, और जस्ट वैलिडेट करने के लिए वो कर सकते हैं। मेरी बात की समझ आ गई बच्चे आपको? बिल्कुल। तो अब ये काम अब आपने करना है, ठीक हो गया। ये जो ड्राई लैब वाला काम है ना, ये एक हफ्ते में कर सकते हैं हम। राइट, अब एक हफ्ते में ड्राई लैब एनालिसिस कर लिए, एक हफ्ते में हमने ये पेपर लिख लिया, दो हफ्तों में हम इसको सबमिट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम वेट लैब की तरफ चले जाएंगे तो ज़रा वो पौधे ग्रो करने, फिर वो उससे पहले अब जब तक हमने किसी और जीन फैमिली पे भी काम कर सकते हैं। We can publish as many as paper in a year that आपको पता नहीं है कि हम कितने पेपर पब्लिश कर सकते हैं। yes. और हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल्स में मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये देखो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ मैं आपको। अच्छा, I have spent 4 years in this degree, but एक specific direction, मुझे specific direction यहाँ पे कोई bioinformatician, exact bioinformatician था ही नहीं। We just have Dr. Zuhaib Nawaz from China for 6 months.
तो उसमें हमें कुछ ट्रेनिंग मिली कि व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उससे पहले तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को ये डिग्री दे दी गई और वहाँ पे ये लड़ाई चलती रही थी कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट को देनी है या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को। तो इस डिग्री को जिस वे में लेके जाना चाहिए था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, वो लेके जा ही नहीं पाई। बायोइन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे रियल बायोइन्फॉर्मेटिशियन प्रोड्यूस हुए ही नहीं ले लो, है। हम तो इधर हम हमारा तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर में होता हो, हम बस ये काम कर रहे हैं। असल में एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, हर डिपार्टमेंट में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का होता है। मैं सनोप्सिस डिफेंस भी अटेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे इन सिलिको या बायोइन्फॉर्मेटिक्स को लेके हर कोई अब चल रहा है आगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो दौरी तकरीबन यही है। क्योंकि कोविड में जो फेज है ना वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही है। आपने अगर वो रिसर्च करनी है तो आपको ड्राई लैब ही कर सकते हैं, वेट लैब तो जाके आप कर नहीं सकते। एग्जैक्टली तो ये पीक टाइम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। ये देखो बच्चे, ये मेरे अभी भी स्टूडेंट है, ये जो अभी मेरे पास आई है, ये 8 सेमेस्टर की है, अभी इस साल के 7 सेमेस्टर बीएससी। ये बच्चे इतने शौक से ये काम करते हैं हमारे साथ माशाल्लाह। मैंने वाकई प्रोफाइल विजिट की थी आपकी, तो एक्नॉलेज है, मुझे आतिफ साहब ने बताया था आपका, तो उसके बाद मैंने सर्च आउट किया था। तो अब आपने ना ये जितने भी ये मैंने आपको बताया ना, जैसे ये जो जीन है ना, आपने यहां से स्पिनिश के डेटाबेस से डाउनलोड करके आप ना इसके सारे सीक्वेंसेस डाउनलोड करें। कल मैं बताऊंगा कि इसको करेक्टराइज कैसे करना है। एक मिनट, कैन यू रिपीट इट? ये जो जितने भी है ना, ये जितने यूनिक जीन है, जी जी, ये GLO 1 2 3 4 5 है, इसका गुजारा ये, फिर ऑक्स ACS1 AC2 AC3। अब इन जितने भी जीन्स है ना, इन सब जीन्स का ना पढ़ो कि इनकी डोमेन्स कितनी होती है, ये कहां काम करती है, और आपने फिर इस तरह का एक टेबल बनाना है टोमेटो के अंदर। ठीक है, ये मैं पेपर आपको भेज देता हूं, बल्कि ये प्रिंट स्क्रीन आपको भेज देता हूं पहले, बाद में पेपर भी भेज देता हूं। किधर आ गया आपका नाम, किधर है किधर है किधर है किधर, हसन। ये मैं आपको ये स्क्रीन भेजी है, तो इसके अंदर से आपको ना ये सारे जो जीन्स है ना, इनके नाम, और आपने ये सारे इसकी पहले ये पेप्टाइड सीक्वेंसेस डाउनलोड करके आपने ये सीक्वेंसेस आप इसको ना, ये स्पाइनेसिया और रेसिया जो स्पिनच के अंदर है, आपने ये सारे जीन्स टोमेटो के अंदर तलाश करने हैं। ठीक है, तो मैं किस हिसाब से फाइंड करूंगा? मतलब मैंने इनके डायरेक्टली जाकर पुट कर दूं नेम इनका वहां पे? मैं आपको मैंने कहा था ना, फाइटोसोम में जाना, आपने टोमेटो लिखना है, वहां पर ब्लास्ट करनी है प्रोटीन की सीक्वेंस। जी जी, चलो मैं एक आपको करके दिखा देता हूं, बाकी भी आपने ऐसे ही कर लेने हैं। ओके, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो ऊपर वाला SPO 919861, जी जी, ये आपने स्पिनिच डेटाबेस, ये एक वेबसाइट है, यहां पर जाना है आपने, स्पिनिच डेटाबेस। ये भी मैं आपको भेज देता हूं, स्पिनिच डेटाबेस, ये वेबसाइट है। यहां पर जाके आपने वो सीक्वेंस लिखना है उस जीन का। फर्ज किया, अब ये जो हमने पहला तो पहले कर लिया था, अब हम ये SOOXA ACS1 SPO 00571, हमने सर्च करना जीन ये। ठीक है, यहां पर हम लिखे SPO की क्या था, 000 क्या था यार, देखता हूं, SPO, एक मिनट, क्या था, 00571 00571 0057, किधर आ गया ये 0057,
5 ये सर्च करें। 1 साथ पुट करेंगे, नहीं आएगा ऐसे। 571 इससे भी आ ही जाएगा मुझे लगता है। ओके, नहीं आ रहा ना मेरे को, इस वजह से नहीं आ रहा। 57 दोबारा देख लेंगे इसको। अच्छा 00571 सॉरी, किधर आ गया स्पिनच। 571 आ गया एग्जैक्टली। अच्छा अब हमने इसको किसी भी जगह क्लिक कर दें। अब इसके सीक्वेंस में जाए, आपने प्रोटीन की सीक्वेंस ब्लास्ट करनी है। ये नीचे जो सीक्वेंस यूज करनी, किसी और चीज की यूज नहीं करनी, आपने सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस करनी है। ओके, पहले तो हमने ये मालूम करना है कि ये जो है कॉपी किया, इसको पहले तो हम नोटपैड प्लस प्लस में जाके ये हमारी रेफरेंस सीक्वेंसेस हम इधर लिख देते हैं। ये सीक्वेंस होगी। अच्छा और अब ये सीक्वेंस है किस चीज की, ये हमें मालूम होगा इससे आपके, ये क्या है, SOOXAC1, ठीक है, SOOXAC1, ये याद रखे बेटे। SO क्या है, XAC1, ठीक है। अब हमें इसके अंदर पहले तो ये चेक करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंजर्व डोमेन है, वो कैसे मालूम करेंगे, पीफैम के अंदर जाके, पीफैम यहां जाएंगे, सीक्वेंस सर्च करेंगे, फिर हम, मैंने जिस तरह बताया था कि कोई कंजर्व डोमेन मालूम करनी है और उस बेस के ऊपर वो जीन फैमिली का नाम होता है। अब इसके अंदर फास्फोफिनाइल पायरोवेट फास्फोम्यूटेस, ये एक डोमेन है, ठीक है, पेप म्यूटेस, इनमें जिसके अंदर भी पेप म्यूटेस जी डोमेन होगी वो ये होगा OXAC1, ठीक है। हम या तो इसे इसी डोमेन को, जो जो इसके अंदर कंजर्व डोमेन है वो स्टार्ट हो रही है 89 से लेकर 337 तक। मेरी बात की समझ आ गई, कहां से लेकर, टोटल इसकी लेंथ है 239 और ये जो डोमेन है 89 से 337 तक, हम सिर्फ इस डोमेन को ब्लास्ट करेंगे। ओके, तो ये कैसे मालूम करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक सीक्वेंस, वो हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक ये जो है ना, हम इस सीक्वेंस को के अंदर से ये चीज हम अलहदा कर लेंगे। उसके लिए मेरे पास एक ये बल्कि आपके ये CLC बायो के अंदर होगा कोई सॉफ्टवेयर, अब वहां सीक्वेंस पेस्ट करेंगे ना तो वो नंबरिंग आ जाएगी इसकी। ये मेरे पास एडिट स्टिक है, बल्कि ये सीक्वेंस है ना, ये कॉपी की मैंने और इसको यहां पर जाके मैंने फाइल न्यू प्रोटीन, ये प्रोटीन सीक्वेंस इधर पेस्ट कर दी। क्या हो गया, किधर रह गई है, ये कॉपी किया और इसको इधर जाके, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, कॉपी, पहले तो नहीं ऐसा होता, फाइल न्यू प्रोटीन पेस्ट, ठीक है, ये हो गई। क्या हो गया इसको, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये आज अजीब ही हो रहा है। इसको कैंसिल करें, इसको फाइल न्यू प्रोटीन और इधर पेस्ट कर दिया हमने। अच्छा ये आ गई हमारे पास, ठीक है।
अब इसमें से हमने कहां से कहां तक डिलीट करनी है, लेनी है 89 से लेकर 337 तक। अब 89 ये 80 है, ये 84 18 ये 89 आ गया, दिस इज 89। 89 से लेकर 337 तक। जी हमने 337 तक लेनी है। ये कितनी है 269 नहीं 337, ये आ गया 297 337, ये होगी। अब इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने कॉपी करके, क्योंकि ये हमारे पास सेव भी होनी चाहिए ये चीज इधर, कोई हाल नहीं, अब कॉपी नहीं हुई, कॉपी और इसको इधर पेस्ट कर दी। और क्या हो गया, कभी उधर से कॉपी नहीं होती, कभी इधर से कॉपी नहीं होती। कॉपी, व्हाट द हेल इज हियर। एक तो सारे पाकिस्तान का कुछ शायद समझ नहीं लगती की हो जाता कि कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया, हाँ पेस्ट हो गई है। अच्छा अब ये हमारी ना, ये क्या है SOXAC1 अंडरस्कोर डोमेन अंडरस्कोर, कौन सी डोमेन है ये वाली फास्फोफिनोपायरोवेट, टैप कर लेंगे यार, ठीक है ठीक हो गया। अब ये डोमेन है, अब हमने ये वाली जो डोमेन है ना, दिस डोमेन कंटेनिंग जीन्स में हमने आइडेंटिफाई करने हैं। इसको कॉपी किया यहां से, फाइटोसोम में गए, वहां पे जाके ब्लास्ट किया इसको, ठीक है ठीक है। सब पहले तो इसकी जो डिलीट करें, पहले डाटा सारा व्यू कार्ड के अंदर, कार्ड के अंदर पड़ा होगा हमारा ये 0, ये ठीक है। स्पीशीज में जाके सोलेनम, ट्यूबरोसोम, ब्लास्ट, यहां पर ब्लास्ट कर देंगे, यहां पर प्रोटियोम कर देंगे और इधर जाके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको गो कर देंगे, तो हमारे पास वो डाटा आ जाएगा सारा, जो भी इस सिर्फ 2 है। मेरी बात की समझ आ गई? जस्ट 2 जीन्स है जो कि इस तरह की डोमेन कंटेनिंग है, ओके ठीक है, बल्कि एक ही है। अच्छा इसके अंदर कितने हैं, एक सही हिट नहीं कर रहा ना सेकंड वन, क्या कह रहे हैं, एक जीन कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ से हम, क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ से एक जीन कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों ही हम इसको पिक करेंगे सीक्वेंस यहाँ से। हाँ वैसे 2 फिलहाल दोनों कर लेते हैं, बाद में इसका मैं बताऊंगा कि इसका, क्योंकि ये देखो ना, ये स्पिनच के अंदर भी कोई इसकी इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, स्पिनच के अंदर ये 3 है। जी जी अच्छा हम पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट करके देखें तो फिर देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है पूरा। जी we will try as many as different things so that we will have the clear जो है ना हमारा पिक्चर हो। इवन हम इसको किसी और डेटाबेसेस के अंदर भी, जो टोमेटो के है ना कोई और जीनोम साइट्स, वहां भी आपने इसको कोशिश करनी है तलाश करने की, थ्रू डिफरेंट डेटाबेसेस में, ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकेंगे बाकी एक ही है, एक से ज्यादा भी है। अगर ये एक भी नहीं है यहां पर, तो इट मींस ये वाला एंजाइम
टोमेटो के अंदर है ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई डिफरेंट पाथवे है ऑक्सीडेटिव बायोसिंथेसिस का। दैट्स अ रिजल्ट दैट वी विल, हम एक नई इनोवेशन तलाश करेंगे कि इसके अंदर मे बी देयर इज अ डिफरेंट पाथवे ऑफ ऑक्सीडेटिव बायोसिंथेसिस। यस सर। अब आपने ऐसे सारे सीक्वेंसेस डाउनलोड करें, सबकी सीडीएस पेप्टाइड, और एक एक फाइल बनाते जाएं, ठीक है, हर जीन की अलहदा एक फोल्डर बनाते जाएं। तो कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके फर्दर एनालिसिस कैसे करना, ठीक है। सर इसमें अब इसमें हमारा एक बार पेपर का स्क्रीनशॉट खोलिएगा, इसमें हमारे पास कितने जीन है टोटल? यार इसके अंदर ये देखो ना, काफी जीन्स हैं। आप ये देखें, ये देखें, इसमें कितने ये है, एक ये SOMLS, ये एक ही है, फिर ये है MDH1, ये डिफरेंट जीन्स है, कई की एक है। 25 नहीं पढ़ेंगे टोटल, ये लिखे हुए साथ में नंबर टोटल तो है, लेकिन ये जो 3 है ना, SOOC1 2 3, ये तीनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है। ओके। तो इसको भी हेड देखो ना, एक क्रोमोसोम 4 पे है, एक 5 पे है, ये है आपस में डुप्लीकेट। सही। तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डिफरेंट जगह पर भी एक्सप्रेस होते हो। तो हम इनको डिफरेंट कंसीडर करेंगे, एक ही जीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नहीं, एक ही जीन के डिफरेंट पैरालॉग्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंट जीन्स होंगे। ठीक हो गया। होंगे तो ये डिफरेंट जीन्स, लेकिन एक ही जीन के डिफरेंट पैरालॉग्स होंगे। ठीक है। मुझे सिर्फ एग्जैक्टली एक बार ये बता दें कि हम डाटा को किस तरह से हम गेट करेंगे। मुझे डाटा गेटिंग का तो ठीक है आइडिया हो गया कि आपने डाटा आपने, मैंने कहा था कि ये आपने इसको करके इसको ऐड टू कार्ट में जाके, फिर आपने इसको सारे को सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड, क्विक डाउनलोड में जाके ये सीक्वेंस पेप्टाइड की लिखी हुई है, ये डाउनलोड कर लेनी है आपने। इसको इसका नेम चेंज करते जाना है साथ साथ। हाँ, साथ साथ नाम चेंज करते जाना है। जो पहला होगा उसको 1, जो दूसरा होगा उसको 2, फिर तीसरा होगा उसको 3। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास ये 25 तक 25 जीन है, तो वो 25 ही आएंगे यहाँ पे। 25 फाइल्स बनेंगे यहाँ पे। उस पेपर में 25 ही है मेरे को। यार उसमें है ना, इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कम या ज्यादा हो सकती है। हाँ इसमें मे भी। ठीक है। अभी सारे को हम चेंज कर देंगे, इसका नाम रखेंगे क्या, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, क्या नाम है इसका, इसका नाम रखेंगे OXAC1, OXAC1 unique. Maybe you will be able to find some unique biosynthesis pathway in that. काफी इंटरेस्टिंग काम मुझे लग रहा है ये। इवन आप ना ये जो काम है ना, ये सिर्फ टोमेटो में से ना करें, आप चिली या एक दो और सोलिनेशियस क्रॉप के अंदर भी कर लें। बेसिकली हम फोकस तो भी फिलहाल एक पे करते हैं ना, उसके बाद देखेंगे दूसरे को। नहीं, वो उसके साथ हमारा कंपैरिजन भी हो जाएगा ना। सोलिनेशियस हमने फोकस सिर्फ टोमेटो पे करना है। जब हमें फालोजेनिक ट्री बनाना है ना, तो हमें स्पिनच के भी चाहिए होंगे, तो हम वहां पे प्रेफर करेंगे मॉडल प्लांट्स को मेरा ख्याल। हम अरेबिडोप्सिस से स्पिनच के तो लेंगे लाजमी। नहीं लगी समझ? समझ लग गई है मुझे। हम आप चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री में दूसरी चीजों को भी इन्वॉल्व करें, जैसे आप चिली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ताकि हम इसकी बेटर क्लासिफिकेशन कर सकें। चलिए फिलहाल आप इस टोमेटो पे तो लें, तो ताकि बाकी भी इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है सर, तो मैं ठीक है, ओके ओके जी।
सर ये मुझे काइंडली पेपर शेयर कर दीजिएगा ये वाला, ओके मैं कर और फाइल भी ये जो थोड़ा सा डेमो था इसमें डेमो में